दिल्ली की सड़कों पर इन दिनों बारिश के बाद लगने वाला जाम और अदालतों में 5 साल से लंबित पड़े केसों की ठहर चुकी फाइलें, दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क बस इतना है कि जाम में फंसे लोग कार का एसी चला लेते हैं, रेडियो पर गाना सुन लेते हैं, मगर जेल में बंद इंसान सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनता है। उमर खालिद 5 साल से जेल में है, ट्रायल नहीं हुआ है, बहस पूरी नहीं हुई है, दोष साबित नहीं हुआ है, फिर भी जमानत नहीं मिल रही है। अदालत में जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौर की बेंच ने साफ कह दिया है कि जमानत नहीं मिलेगी। इतना कहने भर से 5 साल की पूरी यात्रा जैसे सामने घूम आई हो। ऐसा लगता है जैसे हर अदालत, हर जज, हर बेंच एक ही सुर में बोल रहे हैं, उमर खालिद को जमानत नहीं मिलेगी। भारत में जब कभी भी बड़े जज कहते हैं कि जेल अपवाद है और जमानत अधिकार है, तो लगता है मानो किसी मजाक की पंक्ति या कोई पैराग्राफ है। भारत में जब भी कोई बड़े जज ये कहते हैं कि जेल अपवाद है और जमानत अधिकार है, तो लगता है मानो किसी मजाक की कोई पंक्ति या कोई पैराग्राफ। ऐसा लगता है जैसे ये बात किताबों और अखबारों में ही सही लगती है, वरना सच यही है कि बेल का अधिकार यहां सिर्फ किताबों में है, अदालत की चौखट पर नहीं है। 5 साल में 5 चीफ जस्टिस बदले गए हैं, 5 बेंच बदली गई हैं, लेकिन नतीजा वही रहा, जमानत नहीं मिलेगी। गुरुग्राम की सड़कों पर बैठे बैठे लोग कहते हैं कि रोज का जाम ऐसा लगता है जैसे जेल हो। उन्हें समझ ही नहीं आता कि जेल के अंदर हवा कितनी भारी होती है। शायद यही वजह है कि किसी को फर्क नहीं पड़ता। उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, अतर खान, खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शफाउर रहमान, मीरन हैदर, शादाब अहमद, इन सब के नाम तब तक धीरे धीरे भीड़ की याददाश्त से मिटते जा रहे हैं, ऐसे जैसे मिट्टी में दबे हों। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि लंबे समय से जेल में रहना जमानत का आधार नहीं हो सकता। कितनी सुंदर, कितनी निर्मम बात है। जैसे सत्ता के गलियारों में आधार एक कागज का कार्ड भर है, मगर इंसानी जिंदगियों के लिए कोई आधार नहीं है। 5 साल जेल में रहना उनके लिए बस एक आंकड़ा है, इंसान का दुख नहीं है। सितंबर की रात आसमान में बिजली गरजी, जैसे खुद प्रकृति कह रही हो कि अब जागो, मगर लोग जागे नहीं। ना अदालतें, ना समाज। किसी एक एफएम चैनल में मजाक में भी ये नहीं कहा गया कि आसमान उमर खालिद के लिए रो रहा है। जैसे बारिश का जाम तय है, वैसे ही उमर खालिद के मामले में जमानत का खारिज होना भी तय है। सिस्टम ने खुद को एक मशीन बना लिया है जो फैसले तो देती है, मगर इंसानियत के बिना। जेल की सलाखों के भीतर बैठे वो सब पढ़े लिखे लोग जो कभी किताबों और सपनों की दुनिया में थे, अब अपनी जिंदगियों का हिसाब दीवारों पर खरोचते हैं। बाहर गोली मारने के नारे लगाने वालों को छूट मिलती है, अदालत की सुनवाइयों में बस तारीख मिलती है, ट्रायल आगे नहीं बढ़ता और जिंदगी धीरे धीरे खत्म होती जाती है। भारत की न्यायिक व्यवस्था आखिर किस इतिहास को गढ़ रही है? क्या वो आने वाली पीढ़ियों को ये सबक देना चाहती है कि अगर तुम सत्ता से सवाल पूछोगे तो तुम्हारी जिंदगी अदालत की तारीख हो और जेल की कोठरियों में बीत जाएगी? क्या यही नया संविधान है कि न्याय को टाला जा सकता है, सालों साल तक खींचा जा सकता है और आखिर में उसे नकारा भी जा सकता है? एक समय था जब अदालतों से उम्मीद थी कि वो अंतिम सहारा है, मगर आज अदालतें भीड़ की तरह खामोश दिखती हैं। शायद इसलिए कि किसी को हैरानी भी नहीं होती, मगर हैरानी तो तब होनी चाहिए थी जब कम से कम इतना तो महसूस होना चाहिए था कि 5 साल से जेल में बंद किसी इंसान की सांसें बाहर खुली हवा में चलनी चाहिए। लेकिन अब तो समाज ने अपनी हैरानी भी खो दी है, जैसे सब ने मिलकर तय कर लिया हो कि चुप रहना ही सबसे बड़ा न्याय है। यह फैसला भारत की न्यायिक व्यवस्था में जमानत नहीं मिलने की इंतहा के रूप में दर्ज होगा। इसलिए भी दर्ज होगा क्योंकि इसने देश की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था को जरा भी नहीं झंझोड़ा। 5 साल से जेल में बंद एक इंसान की जमानत खारिज कर दी गई है और किसी को फर्क नहीं पड़ता, मानो ये कोई मामूली घटना हो। जैसे जैसे लोग अपने अपने शहरों में रोज 7-8 घंटे जाम में खड़े रहकर परेशान होते हैं लेकिन गुस्सा नहीं करते हैं, उसी तरह इस फैसले में भी कोई परेशान नहीं हुआ। जिस दिन उमर खालिद को जमानत नहीं मिली, उसी दिन दिल्ली और गुरुग्राम के आसपास ने आंसू बहाए। बारिश हुई, पानी सड़कों पर भर गया, लोग जाम में फंसे, गुस्सा भी आया, मगर यही गुस्सा इंसान की मौत पर क्यों नहीं आता? क्यों किसी को इन बादलों की बूंदों में अदालत की संवेदनशीलता का दर्द नजर नहीं आता है? अब हर तरफ से साफ हो चुका है कि इस केस में अब जमानत नहीं मिलेगी।
तो क्या अब मान लिया जाए कि केवल सजा ही मिलेगी? गिरफ्तारी की तारीखें गिनते रहो, अदालत की सुनवाइयों की संख्या जोड़ते रहो, सरकार की दलीलों और कोर्ट के सवालों से पन्ने भरते रहो, मगर सच्चाई यही है कि इस मुल्क की न्याय व्यवस्था का ईमान भी शायद जेल में ही बंद है और उसे भी कोई जमानत नहीं मिल रही है। भरोसा अदालतों की बातों पर नहीं होता, भरोसा अब उन खबरों पर होना चाहिए जिनमें सत्ता और न्याय का असली गठजोड़ खुलकर सामने आता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक विधायक ने अवैध खनन के केस में सीधे जज से संपर्क साधने की कोशिश की। वो चाहता था कि फैसला उनके मन मुताबिक लिखा जाए। जस्टिस विशाल मिश्रा ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। अब सवाल यह है कि क्या उस विधायक का कुछ बिगड़ेगा? शायद नहीं, बल्कि मजाक में कहें तो उसे न्याय का प्रतीक पुरुष घोषित कर देना चाहिए। आखिर इस दौर में न्याय वही है जो सत्ता के मन का हो। जज से जज तक संपर्क की ये बीमारी भी अब आम हो गई है। एक उच्च न्यायालय के जज ने जब NCLAT के सदस्य जज शरद कुमार शर्मा से सीधे संपर्क किया, तब जाकर मामला सामने आया। उन्होंने खुद को सुनवाई से अलग किया और सुप्रीम कोर्ट को जांच बैठानी पड़ी। यह है न्याय की असलियत, जहां फैसले पर असर डालने की कोशिश करने वाले आम आदमी नहीं बल्कि खुद जज और विधायक हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की एक और कहानी इस सड़े हुए तंत्र की पोल खोल देती है। एक महिला वकील ने अपने ही साथी वकील पर बलात्कार का आरोप लगाया, मगर केस अदालत तक पहुंचा ही नहीं कि जिला जज संजीव कुमार सिंह और एक अन्य जज अनिल कुमार सामने आ गए। महिला वकील से कहा गया कि मामला वापस ले लो, 30 लाख रुपए तक मिल सकते हैं, और अगर नहीं माना तो भाई को ड्रग्स के झूठे मामले में फंसा देंगे। बाद में जज संजीव कुमार सिंह सस्पेंड हुए। लेकिन सवाल यही है कि क्या यही भारत की न्यायिक व्यवस्था का असली चेहरा नहीं है? ये सब सुनकर भी अगर समाज चुप है तो शायद ये चुप्पी सबसे बड़ा अपराध है। न्यायपालिका अब अदालत की इमारत में नहीं बल्कि सौदेबाजी की मेजों पर बैठी हुई है और जनता इतनी थकी हुई है कि उसकी निगाहें 5 साल से जेल में बैठे इंसान की तरफ नहीं जाती हैं। उमर खालिद जैसे नाम अब केवल तारीखों और फैसलों में गुम हो गए हैं। न्याय का काला इतिहास लिखा जा रहा है और ये मुल्क इसे सामान्य मानकर आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के शहडोल में सिविल जज के पद पर तैनात अदिति कुमार शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के पीछे वही दर्द है जो भारत की न्यायिक व्यवस्था की गहराई तक फैला हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें सालों तक प्रताड़ित करने वाले सहयोगी जज को हाई कोर्ट में प्रमोशन दे दिया गया। अदिति शर्मा ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा, सुप्रीम कोर्ट और कोलेजियम को लिखा, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। जब एक महिला जज जिसने कठिन संघर्ष करके ये पद हासिल किया हो खुद न्याय की कुर्सी छोड़ देती है तो समझिए कि सिस्टम किस हद तक सड़ चुका है। उन्होंने लिखा कि मेरे शरीर का, मेरे मन का, मेरी गरिमा का, मेरी आवाज का, मेरे वजूद का शोषण हुआ है। एक महिला जज का वजूद तबाह कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि मैंने अपने सीनियर के खिलाफ बोलने की हिम्मत की। लेकिन इस घटना की भी चर्चा ज्यादा नहीं हुई क्योंकि लोग तो जाम में फंसे हुए हैं और उन्हें अपने ही जाम से फुर्सत नहीं मिल रही है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद की जमानत का मामला कई बार आया, कई बार लिस्ट हुआ, कई बार तारीखें लगी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। जेल एक जिंदा कब्रिस्तान बन चुकी है। उमर खालिद ने अपने दोस्तों को पत्र में लिखा, दोस्तोस्की का उपन्यास द हाउस ऑफ द डे पढ़ रहा हूं। उसमें एक लाइन है, हम जिंदा हैं पर जी नहीं रहे हैं, हम मर चुके हैं लेकिन अपनी कब्रों में नहीं हैं। उन्होंने लिखा कि 150 साल पहले जो रूस में हुआ था वही तिहाड़ में हो रहा है। फर्क बस इतना है कि अब ये भारत है और सदियां बदल चुकी हैं। जस्टिस बेला त्रिवेदी की कोर्ट में भी ये मामला कई बार सामने आया। सुनवाई हर बार टलती रही। जब वो रिटायर हुई, बार एसोसिएशन ने उन्हें फेयरवेल तक नहीं दिया। ये वही न्याय व्यवस्था है जहां जजों की विदाई भी चुप्पी में डूब जाती है और कैदियों की जिंदगी भी चुप्पी में खत्म हो जाती है। भीमा कोरेगांव केस में सुरेंद्र गार्डलिंग का मामला सबके सामने है। लगभग 7 साल से वो जेल में हैं। उनकी जमानत का मामला 13 बार जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच पर लाया गया, मगर हर बार सुनवाई टलती रही। अंत में जस्टिस सुंदरेश ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया।
सवाल ये नहीं है कि क्यों अलग हुआ, सवाल ये है कि इतनी बार सुनवाई टलने के बाद इंसाफ की उम्मीद आखिर किस दरवाजे से की जाए। इस देश की न्यायिक व्यवस्था अब एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ती हुई उस ट्रेन जैसी है जो हर स्टेशन पर रुकती है मगर मंजिल तक नहीं पहुंचती। रास्ते में जितनी बिजली कौंधती है उतनी ही उम्मीद मरती है। लोग समझते हैं कि कोई लैंप पोस्ट अंधेरे को मिटा देगा मगर वही लैंप पोस्ट अंधेरे की गहराई बन चुका है। समस्या ये नहीं है कि उमर खालिद को जमानत नहीं मिली, समस्या ये है कि इस पर रिपोर्ट कैसे लिखी जाए, किस भाषा में लिखी जाए कि लोग पढ़कर महसूस करें कि यह सचमुच एक खबर है। जब किसी शहर से आत्मा पलायन कर चुकी हो, संवेदना सूख चुकी हो और तो वहां इंसान की खबरें सिर्फ पन्नों की स्याही भर रह जाती है। लोग पढ़कर भी कुछ नहीं महसूस करते हैं। इसलिए उमर खालिद की जमानत खारिज होने की खबर कोई असर नहीं डालती है। यह देश पहले से ही अपनी जिंदगी जेल में बदल चुका है। यहाँ हर कोई अपने अपने जाम में कैद है और जब पूरा समाज अपने भीतर जेल को पाल चुका है तब किसी इंसान की जमानत न मिलना कोई आपराधिक घटना नहीं रह जाएगी। ये सामान्य हो जाता है और जब न्याय सामान्य हो जाता है तो समझ लीजिए सबसे बड़ा अपराध हो चुका है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि सब लोग यानी भारत के सब लोग जाम में फंसे हुए हैं।